हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म या ये कहें कि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग में उन अभिक्रियाओं को रखा है जिसमें फिनॉल के OH समूह के द्वारा अभिक्रिया की जाती है, यानी कि पहले वर्ग में फिनॉल के OH समूह, जिसे फिनोलिक समूह बोलते हैं, ये अभिक्रियाओं में भाग लेता है, फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। दूसरे वर्ग में हमने उन अभिक्रियाओं को रखा है जिसमें फिनॉल की बेंजीन वलय अभिक्रिया में भाग लेती है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और तीसरे वर्ग में हमने रखा है फिनॉल की कुछ संघनन अभिक्रियाओं को। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाओं से हमारा मतलब है कि फिनॉल के जो OH समूह है उसमें इस बंध का भी विदलन हो सकता है और इस बंध का भी विदलन हो सकता है इन अभिक्रियाओं में। अल्कोहल में हमने देखा था कि इस तरह की अभिक्रियाओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया था कि अल्कोहल में OH समूह के विदलन के कारण अभिक्रियाएं और अल्कोहल में CO बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। लेकिन यहाँ पर हमने इन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं को एक ही समूह में रखा है, जिसे हमने नाम दे दिया फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं। लेकिन क्रम हमारा यही रहेगा। पहले हम उन अभिक्रियाओं को देखेंगे फिनॉल की जिनमें फिनॉल में OH समूह OH बंध का विदलन होता है। जब OH बंध का विदलन होगा तो उसमें आप सीधी सी बात है समझ ही जाओगे कि जब फिनॉल में OH बंध का विदलन होगा तो उन अभिक्रियाओं में फिनॉल की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ये ही बात हमने अल्कोहल के लिए भी देखी थी कि जब फिनॉल में OH बंध का विदलन होता है तो उन अभिक्रियाओं में फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इसी को आधार मानकर, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को ही आधार मानकर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, और वो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में बनाकर दे दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली कुछ अभिक्रियाएं लिखिए। एग्जाम में आएगा तो एक अभिक्रिया पूछेंगे कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली एक अभिक्रिया दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 3 अभिक्रियाएं हैं, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 3 अभिक्रियाएं हैं, जो कि हमने अल्कोहल के लिए भी देखी थी। इस वर्ग की कुछ अभिक्रियाओं में फिनॉल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और वो अभिक्रियाएं ये हैं। पहली अभिक्रिया है फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड आयन हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिनॉक्साइड आयन धातु के साथ क्रिया करके धातु फिनॉक्साइड का निर्माण कर लेता है। यहाँ देखो, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड का। यहाँ से इस OH बंध का विदलन हुआ, H निकला, H की जगह कौन आ गया? सक्रिय धातु आ गया, सक्रिय धातु का परमाणु आ गया। तो किसका निर्माण हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड का। 2 अणु लिए हैं फिनॉल के, दोनों अणुओं में से OH बंध का विदलन होता है, दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़कर H2 गैस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो छोटी क्लासों में अक्सर पूछा ही जाता है कि फिनॉल की अभिक्रिया, या फिर अल्कोहल से पूछा जाता है अल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से करवाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन बनेगा कि अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं दीजिए। दूसरी अभिक्रिया हम दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, परवल क्षार है। परवल क्षार इस दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है और लवण का निर्माण होता है। तो ये लवण क्या है? यहाँ भी किसका निर्माण हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड का। अम्ल से H निकला, क्षार से OH निकला, जल के अणु का निर्माण हुआ, और ये सोडियम इस H की जगह प्रतिस्थापित हो गया। तीसरी है
फिनॉल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये है RMgX, उदाहरण लिया है हमने CH3MgBr का। तो आपको पता है कि CH3MgBr में इस बंध का विदलन होगा, इस बंध का विदलन होगा तो ये एनायन के रूप में बनेगा, एल्किल कार्ब एनायन बनाता है, और ये कैटायन के रूप में। यहाँ से फिनॉल में इस बंध का विदलन होगा क्योंकि ये फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए ये H प्लस में निकलेगा तो O माइनस में रह जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन माइनस में है तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr जाकर जुड़ जाएगा। और इस CH3 के साथ कौन जुड़ेगा, फिनॉल से निकलने वाला हाइड्रोजन, और किसका निर्माण होगा, एल्केन का। यहाँ क्या बना, मेथेन, और ये है बाई प्रोडक्ट। तो ये तो थी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 3 अभिक्रियाएं, तीनों ही आपको आनी चाहिए। ये आपने अल्कोहल में भी पढ़ी थी, अल्कोहल भी इन्हीं के साथ अभिक्रिया करता है अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हमने ये तो कह दिया कि इन अभिक्रियाओं में फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, लेकिन फिनॉल में OH बंध के विदलन का कारण क्या है, क्यों आसानी से फिनॉल इस OH बंध का विदलन कर देता है। यानी कि क्वेश्चन क्या बना कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का क्या कारण है। तो इसके 3 कारण हैं, बारी बारी से इन तीनों कारणों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन बना के मैंने आंसर बना दिया है आपके लिए। पहला कारण है फिनॉल अनुनाद प्रदर्शित करता है। फिनॉल की अनुनादी अवस्थाओं में हम देखते हैं कि इसके OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित होता है। ऑक्सीजन के धनावेशित होने से यह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ऑक्सीजन धनावेशित होता है इसकी अनुनादी अवस्थाओं में, तो ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे H प्लस का निष्कासन सुगमता से हो जाता है। इस कारण फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये हैं फिनॉल की अनुनादी अवस्थाएं। जो पहला कारण दिया था उसमें क्या बताया गया है कि फिनॉल अनुनाद प्रदर्शित करता है, और उसकी अनुनादी अवस्थाओं को देखने पर हमें पता चला कि जब फिनॉल ने अपने एक लोन पेयर को बेंजीन रिंग में डाल दिया, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ द्विबंध बनाया तो अनुनाद शुरू हो गया। तो इसकी इन अनुनादी अवस्थाओं में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। तो ऑक्सीजन अपने इस धनावेश को कुछ हद तक संतुलित करने के लिए इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो OH बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब बंध ध्रुवीय हो जाता है तो उस बंध के टूटने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा वो बंध उतनी ही आसानी से टूटेगा। जब OH बंध टूटेगा, फिनॉल से H बाहर निकलेगा, फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो पहला कारण ये है, फिनॉल की अनुनादी अवस्थाओं में ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, बंध में ध्रुवता बढ़ती है, H को निकालना आसान हो जाता है, सुगमता से H को निकाल देता है। फिनॉल की अनुनादी अवस्थाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ये प्रैक्टिस मैंने करवा दी है आपको, पहले भी करवाई थी। इस तरह की अनुनादी अवस्थाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बेंजीन वाले और ऑक्सीजन के बीच में डाले, तो यहाँ एक बंध बना। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अतिरिक्त बंध बन गया, तो कार्बन ने ये पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे भेज दिए, क्योंकि कार्बन के एक बंध और बनते ही इसमें इसकी संयोजकता 5 हो गई, यानी कि 5 बंध बन गए, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। इसलिए अपने 4 बंध ही बनाए रखने के लिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो ये पाई बंध बना रहा है, इस पाई बंध को तोड़ देता है और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे वाले कार्बन पे चले जाते हैं। देखो यहाँ जो हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये इधर आए तो ये इधर चले गए। मैंने बताया था आपको कि जब अनुनादी अवस्थाएं लिखते हैं तो पहली अवस्था में जो क्रिया हुई उसका परिणाम आगे लिखते हैं। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ आए, यहाँ बंध बना,
ये यहाँ चले गए, यहाँ ऋण आवेश आ गया, तो इसका परिणाम यहाँ लिखा। इसमें जो होगा उसका परिणाम आगे लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये बेंजीन वाले इस ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ डालती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बंद बनेगा। यहाँ बंद बनते ही ये इलेक्ट्रॉन पीछे वाले कार्बन पे चले जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, इसका परिणाम यहाँ लिखते हैं संरचना में। ये इसमें यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था तो इसको सेम ऐसे कैसे लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ बंद बन गया, ये इलेक्ट्रॉन पीछे गए तो इस कार्बन पे ऋण आवेश आ गया। ठीक है, फिर अगली अवस्था में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे चले जाएंगे, तो इसका परिणाम इसमें लिखते हैं। ये इस यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे कैसे लिख दिया। इस बंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे तो यहाँ अतिरिक्त बंद बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए इस कार्बन पे तो यहाँ ऋण आवेश आ गया। और यहाँ अंत में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो अतिरिक्त बंध बना था ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं और वापस फिनॉल की संरचना प्राप्त हो जाती है। वापस फिनॉल की संरचना प्राप्त होते ही अनुनादी अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। ये अनुनाद संकर है जिसमें हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया हुई, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और जहाँ जहाँ ऋणावेश आया वहाँ आंशिक ऋणावेश दिखा दिया जाता है और ऑक्सीजन पे आंशिक धनावेश दिखा दिया जाता है। अनुनाद संकर ही वास्तविक संरचना होती है। ये तो पहला कारण था। यहाँ ये अनुनादी अवस्थाएं इसलिए समझाई हैं क्योंकि फिनॉल की अनुनादी अवस्थाओं को पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का दूसरा कारण ये है कि फिनॉल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है जिसके कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है। ध्रुवता बढ़ने से प्रोटॉन H+ का निष्कासन आसान हो जाता है। तो दूसरा कारण क्या है कि OH समूह बेंजीन वाले के जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, sp2, क्योंकि ये कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है। sp2 संकरित अवस्था होने के कारण इस कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है तो ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये कार्बन C और O बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये कार्बन अपनी ओर खींचता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा। तो इसका मतलब OH बंध में क्या आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी और इस H को प्रोटॉन के रूप में निकालना आसान हो जाएगा। दूसरा कारण ये है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का तीसरा कारण है कि फिनॉल के आयनन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनॉल से H निकलता है तो क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसकी अनुनादी अवस्थाओं में फिनॉल की तरह आवेश का पृथक्करण नहीं होता, बल्कि एक ही आवेश, कौन सा, ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। इसी कारण फिनॉल H+ त्याग कर फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होना चाहता है। कहने का मतलब है फिनॉल भी अनुनाद प्रदर्शित करता है और फिनॉल में H+ निकलने के बाद बना फिनॉक्साइड आयन भी क्या प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो दोनों की अनुनादी अवस्थाओं को गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि फिनॉल की अनुनादी अवस्थाओं में 2 ध्रुव बनते हैं, एक धनात्मक ध्रुव और एक ऋणात्मक ध्रुव, जबकि फिनॉक्साइड आयन में 2 ध्रुव नहीं बनते, यानी कि आवेश का पृथक्करण नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ही आवेश यानी कि ऋण आवेश, उसी का भी स्थानीकरण होता है, कभी इस कार्बन पे, कभी इस कार्बन पे, कभी इस कार्बन पे और वापस फिर ऑक्सीजन पे। और आपको पता है कि जब किसी अणु में ध्रुव बनते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है। 2 ध्रुव बन जाते हैं तो अणु क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने के कारण वो स्थायी होने के लिए दूसरी संरचना में परिवर्तित होना चाहता है और यहाँ भी यही हो रहा है कि फिनॉल H का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाना चाहता है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में ज़्यादा स्थायी है। और स्थायित्व का कारण क्या है कि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में एक ही आवेश का यानी कि ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। इसीलिए फिनॉल चाहता है कि जल्दी से H को निकाले और फिनॉक्साइड आयन बनाए क्योंकि इससे ज़्यादा स्थायी तो यही है। तो H को निकाला मतलब
फिनॉल ने अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित की। ये 3 कारण हैं। अगर एग्जाम में एक कारण पूछा जाता है तो इन तीनों में से कोई भी एक कारण आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को समझाइए। आपको पता है कि फिनॉल की संरचना ये है और ये OH समूह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। अगर इस बेंजीन वलय पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ गया, प्रतिस्थापी 2 तरह के हो सकते हैं। बेंजीन वलय पर जुड़ने वाले प्रतिस्थापी 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और दूसरे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। मान लिया इस बेंजीन वलय के किसी भी कार्बन से, ये इससे तो OH जुड़ा हुआ है, बाकी बच गए 5 कार्बन, किसी भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन दाता जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे CN है, NO2 है, CHO है, इस तरह का कोई भी ग्रुप जुड़ गया किसी भी कार्बन से, इसलिए मैंने इस वलय से ये तीर का निशान इधर लगाया है कि ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन दाता समूह किसी भी कार्बन से। कॉमन फॉर्मूला हम इसी तरह से लिखते हैं कि बीच में से ही इस तीर को लाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है कि फिनॉल के OH बंध की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी? और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ गया, जैसे कि OR जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, NH2 जुड़ गया, ये सभी इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं, ये जुड़ गए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यही प्रश्न बनाया है कि प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिनॉल की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो समूह, CHO समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, साइनाइड समूह जुड़े होने पर फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। कारण क्या है? क्योंकि इन समूहों के ऑर्थो व पैरा पर जुड़ने से फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ऑर्थो पे जुड़ो चाहे पैरा पे जुड़ो, मेटा पे भी जुड़ सकता है, तो भी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। कारण एक ही है कि फिनॉल से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसके स्थायित्व में वृद्धि होती है। और स्थायित्व में वृद्धि का कारण क्या है कि फिनॉक्साइड आयन पर जो ऋणावेश आता है, फिनॉक्साइड आयन पर जो ऋणावेश आता है उस ऋणावेश को फैला देता है, यानी कि उसको एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं करता। फिनॉल से बना फिनॉक्साइड आयन जब इसकी अनुनादीय अवस्थाओं में देखते हैं तो यहाँ आएगा ऋणावेश, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ चला जाता है। और तो पैरा का नाम इसीलिए लिया है, मान लिया यहाँ जुड़ा हुआ है NO2 है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये यहाँ आने वाले ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको कम करने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डाले थे यहाँ पे, अनुनाद शुरू हो गया था, तो इस इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर टेंशन आ गई थी। इलेक्ट्रॉन आने से ये चाह रहा था कि किसी तरह इन इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ही स्थायी करने की कोशिश करें। तो NO2 समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ने इसका क्या किया है, इसका साथ दिया है। इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर थोड़ा इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके ऊपर से कम किया है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम किया है, तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ गया है। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जब मान लिया NH2 समूह होता तो इसका काम क्या होता, इलेक्ट्रॉन देने का। तो पहले से ही इसके ऊपर काफ़ी बोझ है ऋणावेश का,
और ये समूह जैसे CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे। बेंजीन वाले पर या फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। स्थायित्व कम होगा तो OH बंध को तोड़ना भी मुश्किल होगा और अम्लीय प्रकृति कम होगी। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन दाता समूह का प्रभाव। फिनॉल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे एल्किल समूह, NH2 समूह, एल्कोक्सी समूह आदि उपस्थित होने पर अम्लीयता में कमी आती है, क्योंकि ऐसे समूह फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को कम कर देते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आया, तो मैंने आपको शॉर्ट में लिख कर ये आंसर दे रखा है। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। अब यहाँ से इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन ये बनता है, आपको कुछ फिनॉल व्युत्पन्न दिए जाएंगे और आपको उनको एक क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है या फिर घटते हुए क्रम में पूछ सकता है। उनकी अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है या उनकी अम्लीयता को घटते हुए क्रम में पूछ सकता है। Ka या pKa के मान देकर भी पूछ सकता है। जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए pKa का मान दे दिया। Ka क्या होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा किसी भी कार्बनिक पदार्थ के लिए, अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। यहाँ तो आपको बस यही देखना है कि मान लिया आपको क्वेश्चन में Ka के मान दे दिए सभी के, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, इन सब के Ka के मान दे दिए, तो फिर आपको बस एक ही चीज़ देखनी है। और आपसे कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, तो आपको बस एक ही चीज़ देखनी है, किसके Ka का मान सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, किसके Ka का मान सबसे कम है वो सबसे कम अम्लीय होगा, मतलब क्रम में लिख देना है। और pKa का मान इससे उल्टा होता है। Ka के मान का ऋणात्मक लघु गुणक pKa होता है। तो pKa का मान जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा ही अम्लीय होगा। Ka का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ही अम्लीय होगा। और pKa का मान जितना कम हो, जैसे pH होता है उसी तरह pKa होता है। तो pH में हम कहते हैं कि pH का मान जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। ऐसे ही यहाँ है, तो pKa का मान जितना कम होगा किसी भी अम्ल के लिए वो उतना ज़्यादा ही अम्लीय होगा। तो यहाँ pKa का मान ही आपको दे रखा है। देखो आप यहाँ देखो, pKa का मान पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए 7.1 है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, इसीलिए ये घटता हुआ क्रम है अम्लीयता का। जिसके लिए pKa का मान कम है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, फिर ये क्रम घटता चला जा रहा है, कारण pKa का मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए pKa का मान सबसे कम होता है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है किरसॉल का। 3 तरह के किरसॉल हैं, मेटा किरसॉल, पैरा किरसॉल, ऑर्थो किरसॉल। किरसॉल आपको पता है क्या होता है, जब OH के साथ CH3 समूह भी जुड़ा होता है बेंजीन वलय पर तो किरसॉल होता है। ये फिनॉल है और मेटा पोजीशन पर CH3 है, तो यह है और मेटा किरसॉल। इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके pKa का मान यहाँ सबसे कम है। और जब CH3 समूह OH समूह के पैरा स्थिति पर होता है तो इसे बोलेंगे पैरा किरसॉल। इसके लिए pKa का मान इससे थोड़ा अधिक है, इसलिए इसकी अम्लीयता इससे कम है। और ऑर्थो किरसॉल क्या होता है, OH की ऑर्थो स्थिति पर CH3 समूह होता है, तो इसके लिए pKa का मान सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में, इसीलिए ये सबसे कम अम्लीय होता है। ये अम्लीयता का घटता क्रम है। तो ये थी क्रम से लेकर क्वेश्चन, और ये मोस्ट भी होते हैं क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं। इसके बाद है एल्कोहलों की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? ये तुलना है,
तुलना दो तरह से करते हैं। हम अल्कोहल और फिनॉल की तुलना करेंगे और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना करेंगे। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।